अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस बुलाने का मुतालबा कर दिया है। इसकी क्या तफसीलात हैं वो आपके साथ शेयर करूंगा। कुछ मजीद खबरें कोशिश होगी कि वो भी आपके साथ शेयर की जाएं। आज जब मैंने टीवी चैनल्स लगाए तो हर टीवी चैनल के ऊपर एक दफा फिर हमें अज़मा बुखारी साहिबा नजर आई, जो पंजाब की वज़ीर इत्तलात हैं, और तमाम चैनल्स उनको दिखा रहे थे और नीचे लिखा हुआ था अज़मा बुखारी और दीगर की प्रेस कॉन्फ्रेंस। ऑब्वियसली अज़मा बुखारी साहिबा तो बहुत मकबूल हैं, सारे लोग उनको पसंद करते हैं, अवाम में वो बड़ी मकबूल हैं। इसी वजह से तमाम चैनल्स उनकी बात दिखाना चाहते हैं, इसलिए कि मीडिया वही दिखाता है जो अवाम देखना चाहती है, अक्सर ये कहा जाता है। तो एनीवे अज़मा बुखारी साहिबा और दीगर वहां पे प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे और बाकायदा नीचे लिखा हुआ था अज़मा बुखारी और दीगर की प्रेस कॉन्फ्रेंस। मतलब दीगर के क्या नाम है उन्होंने नहीं बताया। तो अज़मा बुखारी और दीगर ये बता रहे थे कि पंजाब के अंदर बड़े बेहतरीन काम हो रहे हैं। 100 दिनों के अंदर मरियम नवाज साहिबा ने वो अचीव कर लिया है जो कोई और हुकूमत अचीव नहीं कर सकी, माजी में भी नहीं कर सकी। और इसके साथ साथ अज़मा बुखारी साहिबा ने यह भी बताया कि ईद पे जिन लोगों ने सफाइयां की, मरियम बीबी ने उनको इज्जत दी, वो जो खाकरों पे उनको बुलाया, उनको बुला के उन सीटों पे बैठाया कि जहां पे कोई सोच भी नहीं सकता था। आम लोगों का रवैया उनके साथ नामुनासिब होता है। इस तरह की बात अज़मा बुखारी साहिबा ने की। इसके ऊपर एक ट्वीट भी आई हुई है इस सारे सब्जेक्ट के ऊपर। पहली बात तो यह है कि कोई काम छोटा बड़ा नहीं होता। जो लोग सफाई के शोबे से मुंसलिक हैं इंतहाई काबिल एहतराम है और वो एक बेहतरीन काम करते हैं। मेरा ख्याल में जितना उनको अप्रिशिएट किया जाए वो कम है। अगर वज़ीर आला साहिबा ने उनको बुलाया है, उनको अप्रिशिएट किया है तो अच्छी बात है। लेकिन काज़म खान साहब जो CPNE के प्रेसिडेंट भी रह चुके हैं, सीनियर सहाफ़ी हैं, एक बड़े अंग्रेजी अखबार के मुदीर भी हैं, उन्होंने एक ट्वीट की। उन्होंने कहा कि जनाब उन्होंने मुख्तलिफ जो है वो तस्वीर मरियम बीबी की शेयर की, जहां पे कहीं पे उन्होंने एलीट की वर्दी पहनी है, कहीं पे पुलिस की वर्दी पहनी है, कहीं पे वो डॉक्टर्स को मिलने गई हैं तो डॉक्टर्स का कोट उन्होंने पहन लिया है। तो उन्होंने कहा कि काश असल वज़ीर आला जो है वो दफ्तर में बैठकर मोहतरम मरियम नवाज अपने से फासले पर बैठाए शहरी की सुथराई करने वाले इन काबिल एहतराम सद काबिल एहतराम लोगों की वर्दी भी ज़ेब तन कर लेती हैं। यानी वो इन लोगों की वर्दी भी पहन लेती है। अगर खाकरोबों को उन्होंने बुलाया था तो अगर हर शोबे को वो उतनी इज्जत देती हैं और यकीनन वो देती हैं तो बेहतर होता है कि इनकी वर्दी भी वो पहन लेती, पर इनकी वर्दी उन्होंने नहीं पहनी। ये काज़म खान साहब ने एक बात की है। अब इस पे बहुत सारे लोग कहेंगे कि जनाब सहाफ़ी तो हर चीज में कोई ना कोई नुक्ताचीनी करते हैं, तारीफ नहीं करते, पर एनीवे काज़म खान साहब ने ये ट्वीट की भी है, सामने आप देख सकते हैं। और इसमें मरियम नवाज साहिबा की मुख्तलिफ यूनिफॉर्म्स में तस्वीर हैं, लेकिन जब वो खाकरोबों के साथ बैठी हैं उन्होंने उनका यूनिफॉर्म पहनना पसंद नहीं किया फॉर सम रीजन। अच्छा, ये सामने आप इश्तिहार देख सकते हैं। ये इश्तिहार है जनाब डॉन न्यूज में छपा है, बैक पेज के ऊपर कराची के एडिशन में। इस पे अपील की जा रही है जरदारी साहब से, बिलावल साहब से, गवर्नर सिंध से, वज़ीर आला सिंध से। अदी की तस्वीर भी बीच में है और गालिबन जो एजुकेशन जो मिनिस्टर है सिंध के, गालिबन उनकी तस्वीर भी है। इसमें वो लिख रहे हैं जनाब, इश्तिहार क्या है, बड़ा इश्तिहार है बैक पेज के ऊपर, सेव सिंध फ्रॉम एजुकेशन एंड हेल्थ क्राइसिस। सेव सिंध, सिंध को बचाएं एजुकेशन, तालीम और सेहत के बहरान से। इसमें उन्होंने बहुत सारी चीजें, बहुत सारे फिगर्स वगैरह कोट किए हुए हैं कि जनाब सिंध के अंदर क्या हालत है। उसमें उन्होंने बताया कि 40% ऑफ बोथ बॉयज एंड गर्ल्स इन सिंध आर आउट ऑफ स्कूल। ठीक है, 50% जो बच्चियां हैं वो स्कूल नहीं जा रही, 40% बच्चे बच्चियां स्कूल नहीं जा रहे, 50% ऑफ द पॉपुलेशन डू नॉट हैव एक्सेस टू एसेंशियल हेल्थ सर्विसेज। ठीक है, उसके साथ साथ उन्होंने लिखा है कि प्राइवेट हॉस्पिटल्स इंक्लूडिंग चैरिटेबल एंड नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस प्रोवाइड लाइफ सेविंग सर्विसेज टू 70% ऑफ अंडर सर्व्ड वनरेबल पॉपुलेशन। ठीक है, आगे उन्होंने ये लिखा है कि जी जो प्रपोज्ड सेल्स टैक्स है 2024 में हेल्थ के ऊपर और एजुकेशन के ऊपर, उसकी वजह से ये तमाम सर्विसेज मुतासिर होंगी। और हालत यह है कि 70% आबादी ऐसी है जिनको जो चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशंस या दीगर ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो ये सारी सहूलतें देती हैं या सहूलतें फराहम करने की कोशिश करती हैं। और ये अपील की हुई है जनाब एसोसिएशन ऑफ प्राइवेट यूनिवर्सिटीज एंड इंस्टीट्यूट्स ऑफ पाकिस्तान। इसके नीचे और भी तफसीलात उन्होंने लिखी हुई हैं। ऑल प्राइवेट स्कूल्स मैनेजमेंट एसोसिएशन सिंध, एसोसिएशन ऑफ प्राइवेट सेक्टर यूनिवर्सिटीज ऑफ पाकिस्तान, प्राइवेट हॉस्पिटल एंड क्लिनिक्स एसोसिएशन पाकिस्तान, एसोसिएशन ऑफ प्राइवेट मेडिकल एंड डेंटल इंस्टीट्यूशंस। तो उन्होंने कहा कि जनाब ये जो सिंध हुकूमत ने प्रपोज कर दिया टैक्स, इससे तो बड़ा मसला बन जाएगा। और ये सिंध हुकूमत से अपील कर रहे हैं, कुर्बान जाऊं इन लोगों की भी सादगी पे जो सिंध हुकूमत से अपील कर रहे हैं, जो साथ साथ ये फिगर्स भी ये जो कोट कर रहे हैं जो डॉन के अंदर इश्तिहार के अंदर छपे हुए हैं कि जनाब 50% बच्चे जो हैं वो स्कूल ही नहीं जाते। 50% बच्चियां, 40% बच्चे बच्चियां स्कूल नहीं जाते, उनके पास
बुनियादी जो है उनको तालीम नहीं फराम कर सकती सिंध की हुकूमत। 70% आबादी ऐसी है कि जिनको सिंध की हुकूमत सेहत की सर्विसेज फराम नहीं कर सकती। तो जो सिंध की हुकूमत जो 60 की दहाई से जिन लोगों की वहां पे हुक्मरानी है, जो लोग सिंध के ऊपर हुकूमतें कर रहे हैं और अभी मौजूदा हुकूमत को कितना अरसा हो गया, 15 साल के करीब अरसा हो गया, उन लोगों से ये अपील कर रहे हैं कि जनाब आप हालात को देखें। भाई अगर आपने ये हालात बेहतर किसी तरीके से करवाने तो क्या फिर अपील इन लोगों से बनती है? या ये लोग बेहतरी कर सकते हैं? अगर ये लोग बेहतर कर सकते तो आज सिंध इस हालत में होता। पर एनीवे, सिंध से एक और बड़ी खबर है, इसलिए कि सिंध में जो कुछ भी होता है वो बड़े लेवल पे होता है, क्योंकि बड़ी जमात है, बड़ी जमहूरियत है, बड़ी कुर्बानियां हैं और बड़े बड़े दावे हैं। तो सिंध में हर चीज बड़ी होती है। ये खबर सामने आप देख सकते हैं, लाड़काना में चोर निजी मोबाइल कंपनी का पूरा टावर ही ले उड़े। जी हाँ जी, ये नोडेरो में वाकया पेश आया है जो जिला लाड़काना में है। ये सामने आप देख सकते हैं, जंग न्यूज इसको रिपोर्ट कर रहा है, उसके अलावा दीगर जो अखबारात हैं वो भी इसको रिपोर्ट कर रहे हैं। इस खबर के मुताबिक जनाब ये भोनभट्टपुर में मोबाइल टावर चोरी, पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया। चोर जनाब पूरे पाकिस्तान में होता है, मोबाइल चोरी होते हैं, पूरा मोबाइल टावर सिंध के अंदर जनाब वो चोरी करके ले गए। और जाते हुए जिस जगह पे मोबाइल टावर था उधर दीवार के आगे जो गेट लगा हुआ था वो गेट भी चोरी करके ले गए। तो यकीनन सिंध की हुकूमत इस पे कोई ना कोई जरूर एक्शन लेगी। और वो जो अपील जिन लोगों ने सिंध हुकूमत से की है और साथ साथ उनको ये भी बताया है कि जनाब इस सूबे के अंदर ये हालात हैं, आई डोंट नो वो अपील है या एक तरह से उनके ऊपर तनकीद है या उनका जमीर जगाने की कोशिश है। पर एनीवे, मुझे तो देख के बड़ी हैरानी हुई कि जनाब अगर ये हालात हैं और फिर भी आप उनसे अपील कर रहे हैं। अब अगर आप सेहत की बात करें, इस वक्त जो हुकूमत ने किया है टैक्स के अंदर, जिस तरीके से टैक्सेस बढ़ाए हैं, ये सामने आप खबर देख सकते हैं। 200 से ज्यादा, ये मैं ओवरऑल पाकिस्तान की बात कर रहा हूं, 200 से ज्यादा तिब्बी आलात पर टैक्स से इलाज मजीद महंगा हो जाएगा जनाब। ये है अब जो टैक्स लगाया जा रहा है हुकूमत की तरफ से। वफाकी हुकूमत ने रवां माली साल बराए 2024-25 के बजट में पहली बार एंजियोग्राफी, एंजियोप्लास्टी और मुख्तलिफ अमराज की तशखीस में इस्तेमाल की जाने वाली किट्स समेत तकरीबन 200 से ज्यादा मेडिकल डिवाइस, ब्लड बैग्स और दीगर तिब्बी आलात पर सेल्स टैक्स आयद करके गरीब मरीजों की सेहत की जो बुनियादी सहूलतें हैं वो भी उनसे छीन ली हैं। ये जितना भी टैक्स लगाया गया है इन तिब्बी आलात पे, चाहे वो एंजियोप्लास्टी की कोई किट हो जाए या एंजियोग्राफी की हो जाए या दीगर जो चीजें हो जाएं, इसका बोझ बराह रास्त गरीब मरीज पे पड़ेगा। ये एक्सप्रेस न्यूज भी रिपोर्ट कर रहा है। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इस बजट से आम शख्स किस तरह मुतासिर होगा कि गरीब की जो बुनियादी सेहत की सहूलतें हैं वो तो मुयसर नहीं है। 70% कहा जा रहा है कि सिंध में जो लोग ऐसे हैं कि वो प्राइवेट सेक्टर की तरफ देखते हैं। पंजाब में भी आप देख लें, बहुत सारे लोग प्राइवेट सेक्टर्स की तरफ जाते हैं। सेहत कार्ड इस हुकूमत ने वापस ले लिया और कह रहे हैं जी 5000 सहाफियों को हम सेहत कार्ड देंगे या 10,000 सहाफियों को देंगे। सेहत कार्ड है नहीं है और अब ये सारा इलाज जो जाके प्राइवेट सेक्टर्स में करवाते हैं लोग, बराह रास्त बोझ उनके ऊपर पड़ेगा। अच्छा जी, ये सामने आप देख सकते हैं, एक्सप्रेस न्यूज भी इसको रिपोर्ट कर रहा है, बराह रास्त इसको पीटीवी भी दिखा रहा था। कौमी असेंबली के इजलास में ऑपोजिशन का सिक्योरिटी नाकामी पर कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस बुलाने का मुतालबा। जी हाँ जी, उमर अयूब साहब ने, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने या सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल कह लें, उन्होंने पार्लियामेंट में खड़े होकर कहा कि जो सिक्योरिटी की नाकामी है, जिस तरीके से चीनी इंजीनियर्स को टारगेट किया गया, इसके ऊपर एक कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस बुलाई जाए। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की लीडरशिप ने कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस बुलाने का मुतालबा कर दिया। थोड़ी सी खबर मैं आपको पढ़ के भी सुना देता हूं। कौमी असेंबली इजलास में कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ उमर अयूब ने आर्मी चीफ से चीनी शहरियों से मुतालिक सिक्योरिटी नाकामी पर फौरी तौर पर कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस बुलाने का मुतालबा कर दिया। अब ये सारा जो मुतालबा है ये कौमी असेंबली की कार्रवाई का हिस्सा है, ये हज़फ नहीं किया गया। जिस तरह मैंने आपको कहा कि पीटीवी भी दिखा रहा था, थोड़ा सा मैंने पीटीवी का क्लिप वगैरह भी देखा, लेकिन ये खबर मैं एक्सप्रेस की आपको पढ़ के आगे भी सुना देता हूं। अपोजिशन लीडर उमर अयूब खान ने नुक्ता एतराज पर कहा कि चीन की आला तरीन क़यादत ने पाकिस्तान में कहा कि चीनी माहिरीन की जिंदगियों को खतरात दरअसल सी पैक की सरमायाकारी के लिए खतरा है। चीनी क़यादत की तरफ से इस हद तक सिक्योरिटी खतरा बताना खतरनाक है। आर्मी चीफ को फौरी कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस बुलानी चाहिए या फौरी कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस बुलाएं जो सिर्फ चीनी शहरियों और माहिरीन की सिक्योरिटी पर होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि ये जो कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस है ये सिर्फ चीनी शहरियों की सिक्योरिटी के हवाले से बुलाई जाए। कॉन्फ्रेंस अब तक सिक्योरिटी की नाकामी का भी जायजा ले और आगे वो उन्होंने कहा कि बताया जाए कि चीनी शहरियों को निशाना बनाने वाले दहशतगर्दों के पीछे भी वीगो डाले
لگے ہیں یا صرف پی ٹی آئی کے پیچھے لگے ہیں. انہوں نے مطالبہ کیا کہ کل پی ٹی آئی کے احتجاج پر پنجاب سے 100 سے زیادہ کارکنان گرفتار کیے گئے، اراکین اسمبلی کے خلاف مقدمات درج کیے گئے ہیں، آئی جی پنجاب کے خلاف ایکشن لیا جائے. پر اینی وے انہوں نے یہ بڑا مطالبہ کر دیا کہ جناب جس طرح کی سیکیورٹی کے خدشات ہیں اور چینی لوگوں جو ان کے شہری ہیں اور ماہرین ہیں ان کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے، اس کے اوپر صرف اس سبجیکٹ کے اوپر کور کمانڈر کانفرنس بلائی جائے. آپ نے دیکھا ہوگا گزشتہ روز جو ایک وہ جوائنٹ سیشن ہوا تھا جس میں پاکستان کی سیاسی جماعتیں بھی تھی اور چین کے لوگ بھی تھے اور سی پیک کے حوالے سے بات ہوئی تھی، اور اس میں بھی جو چینی وزیر تھے انہوں نے کہا کہ اسٹیبلٹی بڑی امپورٹنٹ ہے. انہوں نے یہ بات کی اور ان کو اسٹیبلٹی کا ذکر کرنا کیا ضروری تھا؟ میرے خیال میں انہوں نے اسی لیے کیا کہ اس وقت جو پاکستان کے اندر سچویشن ہے اس میں ایک کوشچن بار بار اٹھایا جاتا ہے کہ سیکیورٹی کے ساتھ ساتھ اسٹیبلٹی کا بھی مسئلہ ہے. تو اب دیکھتے ہیں کہ جناب یہ کانفرنس بلائی جاتی ہے یا نہیں بلائی جاتی، لیکن مجھے پورا یقین ہے کہ یہ ان سارے معاملات کو پاکستان کے جو سیکیورٹی والے ادارے ہیں وہ بھی دیکھ رہے ہوں گے اور جو حکومت ہے وہ بھی دیکھ رہی ہوگی. لیکن کل محسن نقوی صاحب کی ایک ٹویٹ میں دیکھ رہا تھا، اس بات میں ایک واقعہ بھی پیش آیا اور سب کو جو کچھ بھی ہو رہا ہے، محسن نقوی صاحب نے کوئی ٹویٹ کی ہوئی تھی جس میں وہ کوئی کراچی کے کسی جگہ پہ کوئی ڈنر کا کوئی ذکر کر رہے تھے کہ کوئی بڑا بہترین وہ کھانا شانا کھا رہے ہیں. میرے خیال میں سیکیورٹی کے حوالے سے پہلے ہی کام تو حکومت کو یہ کرنا چاہیے کہ ایک فل ٹائم وزیر داخلہ تو رکھیں، چاہے وہ محسن نقوی صاحب ہوں یا کوئی اور موضوع شخصیت ہو جو فل ٹائم دے سکے، ان سارے معاملات کو دیکھ سکے. یہ بڑا امپورٹنٹ ہے. چین نے ہمیشہ مشکل وقت میں پاکستان کا ساتھ دیا اور اگر چین یہاں پہ انویسٹمنٹ کر رہا ہے اور سی پیک کی اہمیت کا ہم سب کو اندازہ ہے تو اس کو سیریسلی لینا چاہیے. اچھا، آج تحریک انصاف کے جو ایم این اے حضرات ہیں انہوں نے قومی اسمبلی سے لے کے الیکشن کمیشن تک احتجاج بھی کیا ہے، ایک احتجاجی ریلی نکالی، عمران خان صاحب کے رہائی کے نعرے لگائے اور یہ مطالبہ کیا کہ عمران خان صاحب کو رہا کیا جائے. الیکشن کمیشن کی طرف وہ گئے، اب الیکشن کمیشن نے تو نہیں رہا کرنا، وہ اس طرف کیوں جا رہے تھے آئی ڈونٹ نو، لیکن الیکشن کمیشن نے بہت سارے اور کام کرنے ہیں. سینٹ آپ کو پتا ہے پاکستان کا بڑا امپورٹنٹ ایوان ہے، ملک بھر کی اس میں نمائندگی ہوتی ہے، لیکن الیکشن کمیشن نے خیبر پختونخوا سے ابھی تک سینٹ کے انتخابات نہیں کروائے. جی ہاں جی، اب ایوان پورا نہیں ہے، صدر کا بھی یہاں پہ انتخاب ہو گیا، یہاں پہ وزیر اعظم بھی بن گئے. آپ کو پتا ہے کہ وہ ریزرو سیٹوں والا معاملہ ہے اور ریزرو سیٹیں پیپلز پارٹی، نون لیگ، جے یو آئی ایف ان سب نے آپس میں بانٹ لی تھی جو تحریک انصاف کی تھیں. اب وہ معاملہ لگا ہوا ہے سپریم کورٹ میں اور جب تک وہ معاملہ حل نہیں ہوگا مجھے نہیں لگتا کہ یہ معاملات آگے بڑھ سکیں گے. لیکن یہ انتہائی پریشان کن صورتحال ہے کہ سینٹ کا انتخاب نہیں ہو رہا، ایک صوبے کی وہاں پہ اس طرح نمائندگی نہیں ہے، لیکن اس کے اوپر نہ پیپلز پارٹی کو ایشو ہے، نہ نون لیگ کو ایشو ہے، نہ اے این پی کو ایشو ہے. اس لیے کہ جناب انہیں پتا ہے کہ وہاں سے جو جیت کے آئیں گے وہ تو سارے تحریک انصاف والے ہیں، وہاں پہ تو عوام نے ووٹ تحریک انصاف کو دیا ہے. پہلے یہ سیٹیں آپس میں بانٹتے رہے، جب معاملہ اب سپریم کورٹ میں چلا گیا ہے اب وہاں پہ بھی یہ کیس اگلے ہفتے اس کی بھی سماعت ہوگی اور پاکستان کی جو مستقبل کی سیاست ہے اس میں بہت ساری جو تبدیلیاں آئیں گی یا نہیں آئیں گی اس کا دار و مدار اس کیس کے اوپر ہے. اگر یہ سیٹیں ان کو مل گئیں تو یہ 2/3 اکثریت حاصل کر لیں گے حکومت والے، پھر یہ جو مرضی کر لیں جناب، اس میں ترمیم کر لیں، کہیں کہ جی کے پی کے سے تو سینیٹر کو یہ آنا ہی نہیں چاہیے، یہ بھی کر دیں تو کون ان کو روک سکتا ہے. پر اینی وے اس سے آپ اندازہ لگا لیں کہ ان کی جمہوری سوچ کا جو بڑے بڑے جمہوری دعوے کرتے ہیں اور مقدس ایوان اور یہ اور وہ اس طرح کی باتیں کرتے ہیں، لیکن اس ایوان میں کہیں مخالف نہ آ جائیں تو اس وجہ سے اس چیز پہ آواز ہی نہیں اٹھا رہے کہ وہ الیکشن کمیشن جو ہے وہ کیوں نہیں کروا رہا سینٹ کے انتخابات. ابھی تک خیبر پختونخوا سے کتنا عرصہ ہو گیا، اپریل میں انتخابات ہوئے تھے، جون آ چکا ہے، آپ کروائیں انتخابات. کیا کس چیز کا ڈر، کس چیز کا خوف ہے؟ لیکن انتخابات نہیں کروائی گئی وہاں پہ اور کہا گیا کہ جی یہ ہے وہ ہے. پر اب دیکھتے ہیں کہ یہ معاملہ آگے کس طرف جاتا ہے. جو مخصوص نشستوں والا معاملہ ہے اس کی سماعت تو غالباً اس آنے والے ہفتے میں سپریم کورٹ میں ہوگی اور دیکھتے ہیں کہ پھر وہاں سے کیا فیصلہ آتا ہے اور چیزیں آگے کس طرف جاتی ہیں. بہت جلدی آپ سب دوستوں سے دوبارہ ملاقات ہوگی. تھینک یو ویری مچ.